बिहार कैडर के आईपीएस अफसर विकास वैभव इस साक्षात्कार में अपना वह राज बताने जा रहे हैं जिसका जिक्र इसके पहले कभी नहीं हुआ है। 2003 बैच के आईपीएस अफसर विकास वैभव को कौन नहीं जानता। वह पुलिस टीम के साथ जंगल में अपराधियों की तलाश करते हैं, छापेमारी भी खुद करते हैं और जनता की सुनवाई भी उनके जीवन का हिस्सा है। बिहार के बाहुबली की गिरफ्तारी हो या आतंकवादी घटनाओं की जांच, विकास वैभव हर जगह आगे रहे। जंगल, नदी, पहाड़ और शहर से बदमाशों का सफाया करने में दिन रात एक करने वाले विकास वैभव सोशल मीडिया पर भी बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन इन सबसे अलग उनका एक प्रेम बहुत चर्चित है। वह भारत के इतिहास से अगाध प्रेम करते हैं, मगर उनकी शैक्षणिक बैकग्राउंड इतिहास का नहीं है। उनका पेशा भी इतिहास से कहीं मेल नहीं खाता है, मगर इतिहास से उनका अगाध प्रेम अतुलनीय है। ऐतिहासिक स्थलों पर लिखे ब्लॉग को लेकर विकास वैभव चर्चा में रहते हैं। ऐतिहासिक स्थलों के बारे में लिखने का उनका यह सिलसिला 2013 से शुरू हुआ था। ब्लॉग साइलेंट पेजेट ट्रेवल्स इन द हिस्टोरिकल लैंड ऑफ इंडिया से शुरू हुआ यह सफ़र जारी है। इस ब्लॉग में विकास वैभव ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में विस्तार से लिखते हैं, जिसका फ़ायदा खास रूप से उन छात्रों को हो रहा है जो इन विषयों पर रिसर्च कर रहे हैं। ये छात्र ऐतिहासिक स्थलों के बारे में लिखते समय अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए साइलेंट पेज का ही इस्तेमाल करते हैं। विकास वैभव ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। वह 2003 बैच के बिहार के आईपीएस अफसर हैं। वर्तमान में वह बिहार के पुलिस हेडक्वार्टर में एटीएस यूनिट में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी डीआईजी के पद पर तैनात हैं। वह हमेशा से ही एक सख्त पुलिस वाले के रूप में जाने जाते रहे हैं। इससे पहले वह पटना के एसएसपी भी रह चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें माफिया डॉन नेता अनंत सिंह समेत कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां करने का श्रेय प्राप्त है। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल केस को भी सुलझाया है। बता दें कि वह एनआईए में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आईपीएस विकास वैभव का पर्यावरण और ऐतिहासिक धरोहरों से शुरू से ही विशेष प्रेम रहा है। साथ ही वह फोटोग्राफी की भी इच्छा रखते हैं। साल 2007 में उनकी नियुक्ति बिहार के पश्चिम चंबल के बगहा में हुई थी, जहां कभी सबसे अधिक अपराध हुआ करते थे। उन्होंने वहां न केवल वन दस्यु डाकू से इलाके को मुक्त कराया, बल्कि सैकड़ों स्थानीय युवाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित भी किया। पुलिस, ब्लॉगर और एक मार्गदर्शक की भूमिका एक साथ निभाने वाले आईपीएस विकास वैभव इतिहास से क्यों और कैसे प्रेम करने लगे, यही राज खोल रहे हैं हमारे साथ विशेष बातचीत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया विस्तार और मैं हूं आलोक वर्मा और मेरे साथ हैं इस समय विकास वैभव जी। हाँ, ये नाम ही काफ़ी है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं, विकास वैभव 2003 बैच के आईपीएस सीनियर आईपीएस वरिष्ठ अधिकारी हैं और बिहार पुलिस में इस समय एटीएस के डीआईजी हैं। शिक्षा से आईआईटीएन हैं, पेशे से पुलिस अफसर हैं, लेकिन इतिहास से इनको प्रेम है और यही जिज्ञासा का विषय भी है। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर शिक्षा से इंजीनियर, पेशे से पुलिस अफसर को इतिहास से प्रेम क्यों और कैसे हुआ। सर, आप ही बताइए। इतिहास से प्रेम तो बचपन से ही था और बचपन में ही जब किताबों को देखता, चित्रों को देखता, तो मन उस पूर्व की कल्पना करने लगता, उस समय के लोग कैसे थे, जीवन शैली कैसी थी। लेकिन एक यात्रा का प्रारंभ तब हुआ जब नालंदा घूमने का अवसर मिला। उस जगह को जब मैंने देखा तो उस पूर्व की कल्पना करने लगा, जब विश्व के अनेक स्थानों से लोग बिहार आते थे और यहाँ के संदेशों को लेकर पूरे विश्व में फैलाते थे। वर्तमान को जब देखता तो युवा पीढ़ी बड़े द्वंद्व में दिखती थी। पढ़ने के लिए भी शॉर्टकट्स खोज रहे हैं, परीक्षा पास करने के लिए भी शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं और साथ में उनकी सोच अगर देखी जाती तो जातिवाद से ग्रसित, छोटे छोटे लघुवादों से ग्रसित। वैसे में इतिहास का जो संदेश था, जिस समय तकनीक विकसित नहीं थे, प्रौद्योगिकी उतनी विकसित नहीं थी, संचार के माध्यम ऐसे नहीं थे, एक बड़े विशाल साम्राज्य का नेतृत्व इसी क्षेत्र ने किया और बिहार से उस समय
इस प्रकार का शासन चलना अपने आप में प्रेरित करता था। तो इतिहास से जुड़ता गया, और जब जुड़ता गया तो और भी चीज़ें सीखते आ गया, और ग्रहण करने के बाद यात्रा करने की इच्छा हुई। उसी ने बहुत स्थानों की यात्रा भी कराई। सर, आपने बताया कि इतिहास से आपने दौरा किया और आपको अपनी जो पास्ट के बारे में पता चला, समाज और बिहार के बारे में, तो आप इतिहास से जुड़ते चले गए। अब तक आप कितनी जगहों की यात्रा कर चुके हैं और कितने ब्लॉग्स लिख चुके हैं? देखिए, यात्रा तो मैं करीब 200 से अधिक स्थानों पर कर चुका हूँ, और लेकिन डिटेल में करीब 25-26 स्थानों पर साइलेंट पेजेस नामक ब्लॉग पे मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद अपने आर्टिकल्स लिखी हैं, और जो इतिहासकारों के बीच में काफ़ी पॉपुलर भी हो रही हैं। बाकी स्थानों पर भी शोध कर रहा हूँ। अब सारी चीज़ों को लेकर एक पुस्तक का रूप देने का भी प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें वर्तमान में लगा हुआ हूँ। सर, आपने 200 स्थानों पर घुमा और 26 का करीब डीप रिसर्च किया। आप बता सकते हैं कौन सा ऐतिहासिक स्थल ऐसा है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, और ऐसा क्यों कि उस जगह को आपने ज़्यादा वो किया? देखिए, प्रेरणा तो जागृत नालंदा से ही हुई थी, तो प्रेरणा कहीं ना कहीं आज भी नालंदा मन में हमेशा वो संदेश लेकर विद्यमान रहता है। तो बाद में भी जिन स्थलों पर घूमता रहा, विक्रमशिला में भी वही संदेश मिला। आज जब तिब्बतन बुद्धिज़्म को देखता हूँ तो देखता हूँ कि विक्रमशिला का जो संदेश था आज भी जीवित है, परंतु स्थल बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। बहुत समय तक लोग जानते भी नहीं थे, उत्खनन नहीं होते तो पता भी नहीं चलता विक्रमशिला कैसा है, कहाँ था। तो अभी भी बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जिसके बारे में पुस्तकों में शायद कुछ लिखा हो, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं, और संदेश देने की, भविष्य को प्रभावित करने की क्षमता वैसे स्थल रखते हैं। सर, इतिहास को अगर मैं एज सब्जेक्ट देखूं, जब मैं पढ़ाई करता था या और लोग जब पढ़ाई करते हैं, तो इतिहास को जब याद करना होता है तो बड़ा मुश्किल होता है। उसको सरल बनाने के लिए क्या आप कुछ कर रहे हैं या कोई आपके पास योजना? मैं तो बिल्कुल एक इतिहास का प्रोफेशनली तो हूँ नहीं, लेकिन जिस प्रकार से मैं लिखता हूँ तो प्रयास यही करता हूँ कि लोगों के बीच में संदेश, जो सही चीज़ है, सही दृष्टिकोण है, वो जाए, और किस प्रकार से लोग उससे प्रेरणा ग्रहण करते हुए आने वाले समय में योगदान दे सकते हैं, भविष्य को बेहतर कर सकते हैं, उसका प्रयास करें। सर, आपने बताया कि विक्रमशिला ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था, तो वो सबसे बड़ी वजह क्या है जिसकी वजह से आप विक्रमशिला की तरफ या नालंदा की तरफ आकर्षित हुए? मेन कारण वही था कि जब हम भारत को देखते हैं तो भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान की भूमि के रूप में जानी जाती रही पूरे विश्व में। अनेक स्थानों से लोग पढ़ने आते थे। आज के भारत को जब देखता हूँ, युवा पीढ़ी को देखता हूँ, तो कहीं न कहीं जो स्पिरिट थी इंडिया की, उसमें अधिकांश लोगों में कमी दिखती है। युवाओं में भी दिखती है कि एक प्रकार का दिग्भ्रमिता की स्थिति है। बहुत चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करना चाहते हैं, उसमें परिश्रम नहीं करना चाहते। शॉर्टकट्स कुछ अगर दिख जाती हैं तो उसके प्रति आकर्षण स्वाभाविक रूप ज़्यादा होगा, लेकिन किस प्रकार से किसी चीज़ को परिश्रम के साथ अर्जित किया जाए, ये संदेश हमें अपने ग्रंथों में मिलती है, उस समय के युवाओं में मिलती है। उससे संदेश अगर हम आज ग्रहण करते हैं तो उन जीवन मूल्यों के साथ आज भी बहुत अच्छा योगदान देकर भविष्य बना सकते हैं। सर, एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक IPS अफसर, एक ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसर और एक पति, एक पुत्र, ये सब कैसे सामंजस्य होता है? देखिए, मानव के तो अनेक रूप हैं, अनेक रूप में आपको योगदान देना होता है, तो निश्चित है हर रूप में उसको जिस प्रकार से उसके दायित्व है उसका निर्वहन करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन सबसे अधिक जो अभिरुचि है उसके प्रति भी अपनी जो ऊर्जा है उसको सकारात्मक रूप से लगे, इसका भी निरंतर प्रयास करता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल मेरे मन से है, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मोदी जी पॉपुलर हों या फिर आप पॉपुलर हों। ऐसी क्या ट्रिक्स है जिसको आप अपनाते हैं और आप पॉपुलर होते हैं? नहीं, मुझे पता नहीं पॉपुलैरिटी। देखिए, मेन बात है जिस चीज़ ने मुझे प्रेरित किया, एक मैकेनिकल इंजीनियर को एक पुलिस ऑफिसर के रूप में परिवर्तित किसने किया? इतिहास ने किया, हमारी संस्कृति ने किया। इस भाव से किया कि जो वर्तमान है उसको उसमें सकारात्मक योगदान दिया जाए, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जाए। तो मुझे लगता है कि जिन संदेशों ने मुझे प्रेरित किया, अगर उसको और लोगों के साथ साझा करूँगा तो निश्चित ही युवाओं में भी एक चेतना की जागृति होगी, और कुछ जीवन अगर बदलेंगे, कुछ लोगों में सकारात्मक भाव बनेंगे, तो जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे, कुछ ही लोग चाहिए, राष्ट्र बदल जाएगा। तो बस इसी विचार को लेकर चलता हूँ। तो पॉपुलैरिटी अगर आप कह रहे हैं तो उसका कारण अगर यही है, तो जो बातें दिल से लिखी हुई हैं तो दिलों को तो छू जाती हैं कभी, तो वैसा ही कुछ होता होगा। थैंक्स लॉट।